हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। तो आप सभी लोग आंसर जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का। तो जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। दोस्तों, चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक और उनके पौत्र का नाम था जयसिंह। उनका एक और नाम था जयसिंह का, जेजा। तो उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम जेजाक भुक्ति रखा गया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस क्या है? एक ग्रंथ है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है, तो ये सही सुमेलित है। अगला है मालविकाग्निमित्र, तो इसकी भी रचना कालिदास ने की है। अगला है कर्पूर मंजरी, जिसकी रचना हर्ष ने नहीं की है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर ने। राजशेखर नाम याद रखिएगा। और अगला है सौदरानंद, जिसकी रचना की है अश्वघोष ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रलिप्ति। तो ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते हैं, जो रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शेख अब्दुल जिलानी। तो शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से था, बाकी सभी चिश्ती शाखा से थे। भारत में सबसे पहले चिश्ती सिलसिले का प्रचार किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन में। तो वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की थी कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत। तो काकोरी कांड में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा में, जो कि नाम था आत्मकथा का, इन सर्च ऑफ फ्रीडम में लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास ज़्यादातर तटों के सहारे ही होता है। और भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वनस्पतियों वाले क्षेत्र में सबसे पहला नंबर है पश्चिम बंगाल का, जो कि 2114 वर्ग किलोमीटर में है। और फिर दूसरे नंबर पे है गुजरात, जो कि 1140 वर्ग किलोमीटर पे है। और तीसरा नंबर है अंडमान एवं निकोबार का 617 वर्ग किलोमीटर के साथ। और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर के साथ। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है? गुजरात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात तट के सहारे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था, जिसमें भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ध्वनि हवा में जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति।
तो यदि कोई ध्वनि वायु से पानी में जाती है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, बाकी सब चेंज होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक थेरेपी का यूज़ किया जाता है जिसको कोबाल्ट थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। कोबाल्ट 60 यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोबाल्ट 60 एक रेडियो आइसोटोप है जिससे गामा किरणें उत्सर्जित करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन D2। तो विटामिन D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांपों की विष ग्रंथि किसके समरूप है? तो सांपों की विष ग्रंथि जो है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समरूप है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअली सांपों की विष ग्रंथि जो होती है वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथि की एक रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5वीं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक चली थी और इसी दौरान आपातकाल देश में लगा था, जो कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहा था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय था 1956 से 1961 तक और प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर यह आधारित था। इस योजना का लक्ष्य था तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार उनके जन्मदिन 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध कब आया था? 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है, लेकिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था और आज़ाद हिंद फौज की इस महिला ब्रिगेड की कमांडर थी लक्ष्मी सहगल। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यूटोय की एक पुस्तक है जो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकर नायर। तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था और इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि भी लौटा दी थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा और
इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने गदर पार्टी का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर था लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का गठन किया था। तो ज़्यादातर दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग सही आंसर देंगे। तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपना आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के वीडियोस अपलोड करता हूं। आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।